हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे लाने ये बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आर्टिकल, स्पीच और डिबेट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें बच्चों को अपनी सोच का विस्तार करना होता है, अपनी सोच को एक्सप्रेस करना होता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, सोचें, फिर अपने विचार या सोच लिखें। जो भी उस टॉपिक पर आप सोचते हैं, जो भी आपके उस टॉपिक पर विचार हैं, आपको लिखना है। अपने विचारों को आप 4 या 5 भागों में आप बांट सकते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब हिंदी में इसको परिचय बोलते हैं, और इसमें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बात लिखनी है। जो भी दिया हुआ है उसका इंट्रो लिखना है, उसकी शुरुआत लिखनी होती है। कॉजेस, रीज़न, इसमें कारण है। कारण के बारे में आप बताएंगे, जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो उसके क्या कारण हैं। जंक फूड बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर है तो उसके क्या कारण हैं। और टेररिज्म, आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसके क्या रीज़न है। इन्फ्लेशन, महंगाई है, उसके क्या रीज़न है। आपको कारण के बारे में लिखना है। फिर रिज़ल्ट है, परिणाम। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसके क्या परिणाम हैं। परिणाम ये हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि स्किन प्रॉब्लम है लोगों को, और अस्थमा, इस तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। और जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फिर है गुड या बैड एस्पेक्ट्स, अच्छे और बुरे पहलू। अच्छे या बुरे पहलू, जो भी उस टॉपिक के अच्छे या बुरे पहलू, उनके बारे में आप लिखें। अच्छे हैं तो अच्छे लिखें, बुरे हैं तो बुरे लिखें। फिर योर व्यूज़, आपकी सोच टॉपिक पर क्या है, आप उस टॉपिक पर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, आपको वो लिखना है। 2-4 लाइनें आप बना बना के लिख सकते हैं। फिर सजेशन, सॉल्यूशन, सुझाव, हल, इसमें आपको सुझाव या हल बताना है, जो भी आप दे सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, पॉलीथीन बैग वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए। और आतंकवाद को कम करने के लिए युवाओं को रोज़गार देना चाहिए गवर्नमेंट को, और एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से जॉब मिल सके और वो किसी भी गलत दिशा पे या फिर रास्ते पर ना जा सकें। कंक्लूज़न, निष्कर्ष, जो भी आपने टॉपिक में लिखा है, जो भी उसका पूरा निचोड़ निकलता है, वो आपको इसमें लिखना होता है। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर, बुक, नॉवेल के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या है। लिटरेचर, बुक, नॉवेल। बुक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरे पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ें और समझें। अक्सर लेसन लंबा होने के कारण बच्चे लेसन को पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं और उसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए दिक्कत महसूस करते हैं। कई बार एग्ज़ाम में लेसन के बीच में से बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बुक के प्रश्नों को करने के लिए पास्ट टेंस को अच्छे से कर लें और बुक के प्रश्नों को पास्ट टेंस में लिखें। अब बीच में से जब बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आते और बच्चे कहते हैं कि ये बाहर से क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था गाइड में, ये वो, इस तरह के बहाने बनते हैं। तो अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के चैप्टर को पूरी तरह पढ़ें। आपके पास टाइम नहीं है तो आप संडे भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके 12-13 चैप्टर जो भी हैं वो पूरे हो जाएंगे। और बुक के प्रश्नों को करने के लिए पास्ट टेंस को अच्छे से कर लें। पास्ट टेंस से मेरा मतलब है जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर मोडाल्स में बात करें तो कुड, यूज टू और हैड टू, ये बहुत आप अच्छे से कर लें। पैसिव वॉइस के रूल कर लें, कौन से वाले, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, और करना चाहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी कर सकते हैं। और याद रखें, बुक के प्रश्नों को हमेशा पास्ट टेंस में लिखें तो आपको इसमें नंबर ज़रूर मिलेंगे।
फिर नोट मेकिंग पे बात करते हैं। नोट मेकिंग के पैसेज को ध्यान से पढ़कर उसे समझें कि किस बारे में वो बात चल रही है, किस बारे में वो टॉपिक है, या किस विषय पर वह पूरा पैसेज है। यानी उस पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या वह पैसेज कंप्यूटर के बारे में है, या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, या एजुकेशन के बारे में है। साथ साथ आपको पढ़ते पढ़ते उस टॉपिक को मेन पॉइंट्स यानी मेन बातें या मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करना है। फिर दूसरी बार केवल उन्हीं अंडरलाइनों को देखें, उन्हीं मेन बातों को देखें और उन्हीं अंडरलाइनों को पढ़कर नोट्स बनाएं। सबसे पहले टाइटल लिखें, फिर पहली हेडिंग लिखें और उसकी कम से कम 3 सब हेडिंग लिखें। इसी प्रकार 3 से 4 हेडिंग और उनकी 3 सब हेडिंग बनाते हैं और पूरे पैसेज को नोट्स के रूप में दर्शाना है, शामिल करना है या पेश करना है। पूरे टॉपिक को आपको कवर करना होता है। ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से ही आपने हेडिंग्स बना दी, ऐसा नहीं। और जब हेडिंग और सब हेडिंग बनाए तो आपको ग्रामर यूज़ नहीं करनी। ग्रामर से मतलब जैसे हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर वगैरह, या फिर आर्टिकल जो ए एन दा होते हैं, इनको आप ना यूज़ करें। इसमें बस आपको मेन बातें लिखनी होती है, मेन पॉइंट लिखने होते हैं और ज़्यादा लंबे सेंटेंस नहीं बनाने होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होते हैं, मेन लिखना होता है। नोट्स में की एब्रीवेशंस यानी शॉर्टकट फॉर्म्स का यूज़ करना होता है। शॉर्ट फॉर्म ऐसे में नोट मेकिंग में एक चीज और, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज वर, विल बी, ये सब इसमें यूज नहीं करते। आर्टिकल जैसे ए, एन, दा का यूज ना करें आप इसके अंदर। और उसके बाद आपको समरी लिखनी होती है। तो समरी जो है, आप जो भी आपने वो नोट्स बनाया, जहाँ जहाँ से वो चीज़ें नोट्स आपने उठाए थे, जहाँ जहाँ से मतलब वो आपने नोट्स तैयार किया, उन्हीं नोट्स को फिर आप पूरा ग्रामर यूज़ करके उसी पैसेज में से पूरी लाइन लिख दें। और ये 80 वर्ड्स में होना चाहिए। बस आपकी नोट मेकिंग हो गई। फिर फोर्थ है लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स ऑफ द बुक। लॉन्ग और शॉर्ट आंसर लिखते समय आप ध्यान दें कि आप लेसन की पूरी स्टोरी ना लिखें। कई बार बच्चे सोचते हैं कि कुछ भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, हम पूरी समरी पढ़ लेते हैं और उसी को पूरा टेप देंगे, उसी को लिख देंगे। पर ऐसा ना करें। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, टू द पॉइंट लिखें, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें, बस उतना ही आपको लिखना है। फिर नॉवेल के क्वेश्चन है। नॉवेल में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप नॉवेल के कैरेक्टर पर नज़र रखें, क्योंकि नॉवेल में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। और थीम पर नज़र रखें, क्योंकि नॉवेल से ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। और पास्ट टेंस में लिखें आंसर्स को, या फिर जो नॉवेल में मेन घटनाएं हुई हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें, उन्हीं को आप पढ़ें। और आपका कैरेक्टर स्केच तो एक आना ही है। बाकी आप जो मेन घटनाएं हुई हैं नॉवेल के अंदर, उस पर अगर ध्यान देंगे तो आप दूसरा वाला भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। फिर आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स का आता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप कैसे उस क्वेश्चन के बारे में लिखते समय अपनी सोच एक्सप्रेस करते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, तो काम बन गया। यदि आप किसी स्थिति में अपनी राय व भावनाओं को यानी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकें तो समझो काम बन गया। इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको अपने फीलिंग्स, अपनी राय, अपने विचार को ही एक्सप्रेस करना होता है, क्योंकि ये आप अपनी सोच या विचार के अनुसार ही लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 7th पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेजी अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर आप पढ़ें।
यदि आप रोज अखबार पढ़ने की आदत डाल लें तो आधे से ज़्यादा क्या पूरा काम बन जाएगा। हमें क्या लिखना है, कौन से और क्या शब्द यूज़ करने हैं, किस तरह बात को लिखना है, उसका प्रेजेंटेशन यानी उसका प्रस्तुतिकरण सब आ जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें आगे लिखनी होती है, कौन सी चीज़ हमें बीच में लिखनी होती है, कौन सी चीज़ हमें लास्ट में लिखनी होती है। आगे से मेरा मतलब है कि कौन सी चीज़ हमें शुरुआत में लिखनी होती है। और आर्टिकल, स्पीच, डिबेट तो करंट चीज़ों पर जो आजकल चल रही होती हैं घटनाएं, जो बातें या घटनाएं हो रही होती हैं या चल रही होती हैं, उन्हीं से संबंधित पूछी जाती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें तो इनमें मार्क्स लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके पास इतने सारे आपके वोकेबलरीज बढ़ जाएंगी और आपके पास इतने वर्ड्स होंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से वो आर्टिकल, स्पीच, डिबेट लिख लेंगे और आपका समय बचेगा। तो जो समय बचेगा तो आप ए सेक्शन, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। वो टाइम आपका बचेगा तो आप उस ए सेक्शन को अच्छे से पढ़ सकेंगे और अच्छे से उस पर टाइम दे करके आप सही से लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फिर 8th पॉइंट है प्रैक्टिस इन राइटिंग। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। यदि आप रोज़ किसी एक टॉपिक पर, चाहे वो आसान हो, टफ हो, किसी से भी रिलेटेड हो, बट इंग्लिश में हो, कुछ ना कुछ लिखें तो कुछ समय के बाद आपको खुद लगेगा कि आपकी स्पीड लिखने की और सोचने की स्पीड जो है पहले से बढ़ गई है और आपको लिखना आने लग जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। ये सब 2 से 3 महीने करने से ऐसा होने ही लगता है, कोई परेशानी है ही नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। ओके फ्रेंड्स।